तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे इस चैनल पे। मैच आपने देख लिया है और आप समझ सकते हैं कि आज मुंह लटका क्यों हुआ है। आपने देखा कि इंडिया की, मैं कहूँगा, एक ऐसी हार हुई जो कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं एक्सपोज करती है इंडियन बैटिंग को, क्योंकि आज मुझे मतलब ये रियलाइज हुआ कि आज का मैच देख के कि इंडियन टीम यहाँ पे 5 अक्टूबर को आ गई थी ऑस्ट्रेलिया में। और ये इसलिए आए थे ताकि जल्दी प्रिपरेशन कर सकें, मतलब ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन से जो एकस्टम्ड हो सकें, एक्लिमेटाइज हो सकें। तो लेकिन मुझे ये देख के लगा आज कि जो ये इन्होंने 2-3 हफ्ते का वक्त लिया एक्लिमेटाइज करने में, वो काफ़ी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने मेहनत नहीं की होगी, पूरी इन्होंने एफर्ट डाली है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने एफर्ट नहीं डाली है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन से एक्लिमेटाइज करने के लिए, और अगर एक टिपिकल बाउंसी पेसी पिच मिल जाए जो ऑस्ट्रेलिया जिसके लिए जाना जाता है, जैसे कि आज हमें देखने को मिली इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच में, तो फिर उससे एक्लेमेटाइज अगर आपको करना है, उसके अगर आपको यूज टू होना है, तो 2-3 हफ्ते काफी नहीं है, फिर आपको एक एक महीना पहले आना चाहिए था। तो मुझे ऐसा अब लग रहा है कि देखिए कि कहीं ना कहीं इंडिया को, जब ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज खत्म हुई थी, जो ऑस्ट्रेलिया हमारे घर पे आई थी, 2-1 से हमने उन्हें हराया था, उसके बाद ही हमें और चले जाना चाहिए था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें T20 सीरीज छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि आज आपको साफ देखा कि कई सारे बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं थे शॉर्ट बॉल्स के साथ, पेसी बॉल के साथ, जो कि पेस और बाउंस के साथ तेजी से निकल रही थी। सूर्य कुमार की पारी इसलिए बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल 68 रन जो भी इन्होंने बनाए हैं, 68 रन, वो एक नॉर्मल 68 रन नहीं है जो कि नॉर्मल T20 मैच में देखने को मिलते हैं। इसकी जो वैल्यू थी वो कहीं ज्यादा थी, एक हाई क्लास क्वालिटी इनिंग्स थी। और सेम गोस विद मार्करम और डेविड मिलर। उनके भी जो रन थे काफी डिफिकल्ट कंडीशंस में आए। और ये देखते हुए कि जो साउथ अफ्रीका का जो बॉलिंग अटैक था, रबाडा, एंगिडी, वेन पार्ने, लेफ्ट आर्मर, मतलब वेराइटी भी थी, लेफ्ट आर्मर भी थे, राइट आर्मर भी थे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉलर्स थे। कोई सीम पे रिलाई करता है, कोई अपनी हाइट का यूज कर रहा है जैसे कि लुंगी एंगेडी, कोई सीम पे रिलाई कर रहा है जैसे कि रबाडा, और कोई अपने लेफ्ट आर्म एंगल और स्विंग को यूज करने की कोशिश कर रहा है जैसे कि वेन पार्नेल। और फिर तो ये काफी और फिर एंड्रिक नॉर किया जो कि अपनी पेस पे रिलाई कर रहे हैं। तो एक वैरायटी वाला अटैक भी, और सबकी स्ट्रेंथ भी अलग थी इनकी बॉलिंग लाइनअप में। तो जो सूर्य ने जो 60 ऑड रन बनाए हैं आज, आई थिंक 68 स्कोर किया है, उसकी जो वैल्यू है वो 68 से कहीं ज्यादा है। आई थिंक सूर्य की वन ऑफ द बेस्ट नॉक में इजीली काउंट होगी। चाहे हालांकि नतीजा अगर हमारे हक में जाता तो ये और बड़ी इनिंग्स बन जाती, पर नतीजा हमारे हाथ में नहीं गया। और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जो इंडियन, अगर आप आगे जाते हो क्या करना है उस पर मैं अगर बताऊं, तो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंडियन बैटर का लेवल से एकदम से ऊपर से चला जाए और एकदम से आप पेस और बाउंस के यूज टू हो जाए। अब टूर्नामेंट अब चल रहा है, आपके पास, आपको ट्रैवलिंग भी करनी है, बीच में टाइम कम मिलना है आपको। जो नेट सेशन भी होंगे वो भी ऑप्शनल होंगे, कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं होंगे, ऑप्शनल होंगे, जो कि सही भी है क्योंकि आपको ट्रैवलिंग कितनी करनी है, बैक टू बैक मैचेस हैं, और कुछ दिन, 2 दिन का गैप के बाद आपके मैचेस लगातार हैं, और हाई इंटेंसिटी के, वो कहने के तो 40 ओवर का मैच होता है, लेकिन हाई इंटेंसिटी के वो 3.5-4 घंटे बीतते हैं, जो कि बॉडी को आपको पूरा थका देते हैं। तो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप बैटिंग और बॉलिंग अपनी इंप्रूव नहीं कर सकते हो। वो जो आपने टूर्नामेंट से पहले मेहनत कर ली, अब वो आपका लेवल जो है वो आपकी बैटिंग और बॉलिंग का वो वही रहना है। लेकिन जो आप चीज इंप्रूव कर सकते हो इवन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, वो है आपकी फील्डिंग। फील्डिंग एक ऐसी चीज है जिसपे आप अगर आप रवा हो उससे, यानी कि अगर आप रोज कर रहे हो, तो वो आपकी इंप्रूव हो सकती है। आज हमें देखा कि एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जो इस टूर्नामेंट का जो विनर है ना, वो फील्डिंग डिसाइड करेगी। आप ये देखिएगा, क्रंच मोमेंट पे आज हमने देखा कि विराट से कैच छूटा, रोहित से एक इजी रनआउट मिस हुआ। तो ये जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी है ना, जो टीम ये अपॉर्चुनिटीज कैच करेगी ना, वही ये टूर्नामेंट जीतेगी। क्योंकि जो बैटिंग, क्योंकि ऐसे ही नहीं है कि हमारी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है इन पेसी बाउंसी पिचेस पर, और भी जो टीमों की बैटिंग होगी वो ऐसी तरह की पिचेस पे स्ट्रगल करेगी। क्योंकि जो, अगर आप 1990 से लेके अब तक देखें, तो ओवरऑल जो बैटिंग की क्वालिटी होती थी वो नीचे तो आई है। यानी कि आपके बैटर्स क्योंकि T20 वाली स्टाइल के यूज टू हो गए हैं, तो जैसी टफ कंडीशंस उनके सामने आती हैं वो उसको खेल नहीं पाते हैं। और ये बात सिर्फ इंडियन बैट्समैन के लिए नहीं है, दुनिया भर के बैटर्स पे अप्लाई होती है। तो इसलिए बैटिंग में जो है, कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर इंडिया के बैटर्स यहाँ आए तो दुनिया भर के बैटर्स कहीं बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे खेल के जाएंगे। ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा बैटिंग में। जो डिफरेंस, जो मेन चीज क्रिएट करने वाली है वो फील्डिंग करने वाली है। अगर आप सारे कैचेस अच्छी तरह लो, जो जो रनआउट के चांस जो गेटेबल है, जो 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 होने चाहिए, अगर आप वो रनआउट करो, और वो रनआउट अगर आप करो, इफेक्ट करो, और जो हाफ चांसेस मिल रहे हैं आपको फील्ड में कैच करने के दौरान, उनको अगर आप कन्वर्ट करो, तो वो टीम बहुत ज्यादा बेटर कंडीशन में अपने आप को पाएंगी। और वही टीम आप आखिर में देखेंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि जो भी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी ना, ये वाला, उसकी अब फील्डिंग, आप वो सबसे कम कैच ड्रॉप किए होंगे उसने टूर्नामेंट में, और सबसे ज्यादा उसने अपॉर्चुनिटीज फील्ड में क्रिएट की होंगी।
क्योंकि इस टूर्नामेंट में मुझे जो लग रहा है कि फील्डिंग एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने वाली है। एक यूजुअल आईसीसी टूर्नामेंट की तरह नहीं होगा कि बैटिंग और बॉलिंग से आप जीत जाओ। ये वाला टूर्नामेंट है, फील्डिंग आई थिंक फील्डिंग डिसाइड कर सकती है विनर इस टूर्नामेंट का। तो इंडिया को अपनी फील्डिंग ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इंडिया अपनी बैटिंग और बॉलिंग को इंप्रूव उतना नहीं कर सकती, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, टाइम भी नहीं मिलता, मैचेस भी हैं, रेस्ट भी करना जरूरी है। लेकिन फील्डिंग पे अगर हम मेहनत करें और सभी प्लेयर्स अगर रोज अगर आके जब भी वो नेट सेशन करने आ रहे हैं रोज तब 10-12 डाइट हिट मारे, कैचेस ले ज्यादा से ज्यादा, तो उससे काफी फर्क पड़ सकता है। और इसके अलावा आप ज्यादा कुछ टूर्नामेंट के बीच में आप कर नहीं सकते हो बाकी, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग का लेवल जहाँ का पहुंच गया वहीं पे रहना है। और उसके अलावा मैं कहूंगा कि दीपक हुड्डा और पंत के बीच में दीपक हुड्डा को शायद उनकी जगह शायद पंत को आना पड़ेगा। मैं जानता हूँ थोड़ा हार्श है, दिनेश कार्तिक पे सवाल उठ रहे हैं, राहुल पे भी उठ रहे हैं, पता नहीं, बट डाइसी है कि कहना कि क्या अगले मैच में राहुल और डीके के संग जाना चाहिए। पिछला परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन जो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हुई आज ये देख के कि यूज टू नहीं दिखे बल्लेबाज हमारे पेस और बाउंस से, मतलब सरप्राइज दिखे, और ऐसा ऐसा लगा कि वो जानते ही नहीं उसे टैकल कैसे करना है। तो अगर आपको अगले मैच में लगे कि इस तरह की कुछ पिच मिल रही है तो आप फिर बैट्समैन चेंज करने का जरूर सोचें। अगर आपको लगता है कि उस तरह की पिच नहीं मिल रही है, उस तरह की है जो कि आप मैनेज कर सकते हैं, हमारे बैटर्स उतना पेस और बाउंस नहीं होने वाला है, मेरे ख्याल से अगला मैच एडिलेड में है हमारा, तो अगर आपको लग रहा है पिच देख के कि उतना पेस और बाउंस नहीं होगा तो फिर आप इसी बैटिंग ऑर्डर के संग कैरी ऑन कर सकते हैं फिर। तो यही था आज के एनालिसिस में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। हालांकि मैच हारेगा लेकिन सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा है, लेकिन इंडिया को अपनी अपनी फील्डिंग को बिल्कुल दुरुस्त करना होगा। फील्डिंग एक टूर्नामेंट का विनर डिसाइड करेगी, ये आप बात लिख के ले लीजिए। और आगे जाते हुए अब जैसे से अब सेमीफाइनल में लग रहा है इंडिया पहुंचेगी, वहां पे एक भी आप चांस मिस नहीं कर सकते हैं फील्ड में, क्योंकि वो हो सकता है वो आपका आखिरी चांस हो, टूर्नामेंट से आपको बाहर कर दे। बाकी आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय रखें कमेंट्स में, आपको क्या लगा अच्छा गेम देख के साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को देखा यहाँ तक। थैंक यू।